बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो क्लास 4 का जो टॉपिक है वो है मार्केट मेकर स्टॉप हंटिंग कैसे करता है, या फिर ये स्टॉप हंटिंग क्या चीज है, और अगर वाकई स्टॉप हंटिंग होती है तो मार्केट में वो कैसे पता चलती है। आज हमने इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस करनी है। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं, जैसे हम मार्केट के अंदर आते हैं तो हम एक नॉर्मल चार्ट जब देखते हैं तो बहुत जगह पे हमारे ज़हन में एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है कि आया ये जो स्पाइक्स हैं ये क्या हैं, ये क्यों मार्केट यहां से अचानक से रिट्रेस हो जाती है इस जगह पे आके, ये क्या चीज हो रही है। ठीक है, तो हमें ये लगता है कि ठीक है, मार्केट ने एक जो है ओवरब्रॉट ली एक किस्म की, उसके बाद मार्केट करेक्शन के लिए वापसी नीचे आई। जब नीचे आती है तो ये तो जस्ट एक कैंडल पैटर्न है, लेकिन ये जो स्पाइक्स हैं ये अचानक से एक ही कैंडल का रिट्रेस हो जाना, ये क्या चीज है। सबसे पहले तो हम इसको, हमारा जो टॉपिक का जो पहला सब्जेक्ट है वो ये है कि रिट्रेसमेंट। रिट्रेस को समझते हैं कि रिट्रेस क्या चीज होती है। एक कैंडल का रिट्रेस हो जाना, जैसे अब ये कैंडल ऊपर तो गई मगर ऊपर से अचानक रिट्रेस हुई, और रिट्रेस होने के बाद ही मार्केट नीचे चली गई। ये रिट्रेसमेंट किस चीज की इंडिकेशन करती है? बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कि रिट्रेसमेंट आई और मार्केट नीचे चली गई। इसी तरह यहां पे रिट्रेसमेंट आई और मार्केट अचानक ऊपर चली गई। तो अमूमन आपने देखा होगा कि रिट्रेसमेंट के फौरन बाद ही मार्केट में तेजी आ जाती है। तो ये रिट्रेसमेंट क्या चीज है, ये हमारा पहला सब्जेक्ट है। अच्छा, रिट्रेस को अगर हम इस तरह समझें कि एक कैंडल है, एक कैंडल 15 मिनट की है, हम इस वक्त M15 के चार्ट के ऊपर हैं। एक कैंडल अपना पूरा 15 मिनट लेती है और अपनी पूरी एक बॉडी बना लेती है, हल्की हल्की विक्स ऊपर दे देती है, नीचे भी दे देती है। ये एक नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, उसी के बाद एक और कैंडल बनती है जो कि उससे थोड़ी सी बड़ी बन जाती है रेड कलर में, और ये भी पूरे 15 मिनट लेती है। 15 मिनट ये कैंडल लेती है और 15 मिनट ये वाली कैंडल लेती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कैंडल को, इसका विजन देखें M30 के ऊपर, तो M30 के ऊपर ये कैंडल किस तरह की होगी? ये इस तरह से रिट्रेस होने के बाद एक यूं बॉडी बना देगी, ऐसा ही है। जी सर, ऐसा ही है। अच्छा, अब यहां पे जब हम इस वाली कैंडल को देखते हैं तो ये भी तकरीबन कुछ ऐसा ही मंजर पेश कर रही है कि ये बिल्कुल इसी तरह एकदम रिट्रेस हो गई। रिट्रेस का मतलब ये होता है कि एक कैंडल ने 15 मिनट का पूरा टाइम लिया और यहां कोई रिट्रेसमेंट नजर नहीं आ रही, इधर भी 15 मिनट का टाइम लिया तो यहां पे भी कोई रिट्रेसमेंट नजर नहीं आ रही। मगर अगर M30 के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बकायदा एक कैंडल 30 मिनट का टाइम लेने के बाद पूरी रिट्रेस हो रही है। इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेस हो गई है। ठीक है, यहां से में रिट्रेस क्लियर हो गई बात। ठीक। यानी कि एक कैंडल का जो टाइम था, लेट सपोज ये जो कैंडल है इस वक्त ये कौन से टाइम फ्रेम पे है? ये है H4 पे। अच्छा, H4 में कितने H1 होते हैं? H1 होते हैं 4। ठीक है, तो कहीं जाके H4 बनता है। इसका मतलब 4 घंटे लिए इस कैंडल ने, और इस कैंडल ने 4 घंटों के बाद रिजल्ट क्या निकाला? रिट्रेसमेंट के रिट्रेस हो गया। सही। अच्छा, ये आपका तो हो गया रिट्रेस, समझ में आ गया। सब्जेक्ट नंबर 2 इसका आता है कि टाइमिंग। आखिर वो क्या टाइमिंग होती है जिसमें ये रिट्रेसमेंट आती हैं? ठीक है, एक मिनट में इनको ज्वाइन कर लूं। कौन सी टाइमिंग है जिसमें ये रिट्रेसमेंट आती है? हमने ये देखा तजर्बे के लिहाज से कि एक मार्केट अगर H1 के ऊपर 4 घंटे लेती है और H4 पे ये रिजल्ट देती है, ये वाला, और जो रिट्रेस कर रही है कैंडल को पूरा नीचे लाके ऐसे,
इसका मतलब ये हुआ कि शुरू का जो पहला घंटा होता है उसमें ये मार्केट थोड़ी सी पहले ऊपर जाती है, फिर सेकंड कंडीशन थोड़ी सी ऐसे डॉजी की तरह भी दिखाती है, सही है ना। और जो थर्ड कंडीशन होती है उसमें ये मार्केट फिर बहुत ही ऊपर चली जाती है, सही है। और फोर्थ कंडीशन ये होती है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का जो लास्ट आवर होता है, यानी कि एक पहला घंटा H1 का, फिर दूसरा घंटा, फिर तीसरा घंटा और फिर चौथा घंटा, जो चौथा लास्ट आवर है उसके अंदर मार्केट अपना पूरा प्राइस एक्शन दिखा देती है। इसको कहते हैं अचानक से रिट्रेस हो जाना और मार्केट का दूसरी तरफ चले जाना। पहले मार्केट बाय पे थी और अचानक से मार्केट सेल की तरफ चली गई, ठीक है। यहां हमें यह समझ में आता है कि रिट्रेसमेंट के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो टाइमिंग का है, यानी कि टाइमिंग भी कोई इसकी खास किस्म की होती है, जिस टाइमिंग हो जाती है। अब हमारा तीसरा सब्जेक्ट आता है। थर्ड सब्जेक्ट हमें यह बताता है कि जनाब, पहला तो हो गया, मैं रिपीट कर रहा हूं जो मुझे बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, पहला तो हो गया कि रिट्रेस, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो गया टाइमिंग, ठीक है, सही है। अच्छा, थर्ड ये आता है कि थर्ड हो जाता है मार्केट का ट्रेंड चेंज करना, यानी कि कोई ऐसी कैंडल हो जो उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है उसको चेंज ही कर दे। तो ये किस चीज की निशानी होगी? ट्रेंड चेंज। अब तीसरा सब्जेक्ट है ट्रेंड चेंज। अच्छा, हम उसकी अगर एग्जांपल देखें तो आप देखें कि खास तौर पे यहां पे मार्केट पहले तो ऊपर बाय पे जा रही थी, ठीक है, फिर ये मार्केट अचानक नीचे की तरफ चली गई, सही है। इसी तरह यहां पे भी यही हुआ, मार्केट पहले ऊपर जा रही थी बाय की तरफ, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई और मार्केट सीधा नीचे चली गई। इसी तरह यहां पे मार्केट नीचे से रिट्रेस हुई और रिट्रेस होने के बाद मार्केट फिर थोड़ी सी देखें तो ऊपर गई थोड़ी सी, मगर फिर देखें एक रिट्रेसमेंट आई इस जगह पे और उसके बाद मार्केट ने पूरा का पूरा रुख ही चेंज कर लिया। ये रिट्रेस आपको दो बातें बताती है। एक तो ये बताती है कि रिट्रेस होना, यानी कि अगर एक जोन के बाद मार्केट मिसाल के तौर पे एक जोन से चली दूसरे जोन पे आई, ये जो खास किस्म का जोन है, अगर ये जोन किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिएक्ट करता है, उसके बावजूद भी यहां पे ब्रेकआउट आ गया, इसका मतलब मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है कि वो मार्केट उसके बाद ऊपर जा रही है मजीद। तो यहां पे एक ऐसी कंडीशन कैंडल में शो करेगी जो कि कैंडल बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ है कि मैं बकायदा प्रॉपर नीचे गया था मगर मार्केट से रिट्रेसमेंट आई है मुझे। तो ये एक किस्म का क्लू पार्ट है, ये क्लू पार्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे यही हुआ कि रिट्रेस हुई, रिट्रेस होने के बाद मार्केट मजीद ऊपर चली। अच्छा, जब मजीद ऊपर जाती है तो वो भी डबल साइड, कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जो डबल साइड रिट्रेसमेंट देती हैं, नीचे भी देती हैं ऊपर भी देती हैं, वो भी जरा देखते हैं। कैंडल यूं करके भी अपनी रिट्रेसमेंट दिखाती है, इसको हम डॉजी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें क्या होता है, डबल साइड रिट्रेसमेंट होती है। जैसे कि आप ये देखें, एक कैंडल ये है, ये देखिए आप, ये रिट्रेसमेंट आएगी। माइक बंद कर दें ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो बीच में बात करने में। ये देख रहे हैं, ऊपर भी रिट्रेसमेंट है, नीचे भी रिट्रेसमेंट है। तो ये एक निशानी देती है कि मार्केट में अब कोई चेंज ओवर आने लगा है। किस चीज का? या तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है, या फिर मार्केट जो है वो चेंज होके भी कंटिन्यूड होना चाह रही है। ये दो निशानियां आपको इस वाली कैंडल से मिल जाती है। ये था बेसिक जो मैंने आपको समझाया कि पहला सब्जेक्ट रिट्रेसमेंट का है, फिर उसकी टाइमिंग को समझना है, और तीसरा है मार्केट के ट्रेंड का चेंज। जब आपको ये तीन सब्जेक्ट्स आपको ये एक क्लू दे दें, 1, 2 और 3, जब ये आपके क्लू बन जाए तो इसका मतलब, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 4 टॉपिक्स जो है, मैंने आपको 3 सब्जेक्ट बता दिए, जो चौथा सब्जेक्ट था वो ये था
कि स्टॉप हंटिंग कैसे होती है, उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। तो मार्केट के जो पार्ट हैं वो एक चौथा पॉइंट में आपको ये बता रहा हूं। चौथा पॉइंट है टॉप टू बॉटम मार्केट के जोन को समझना। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल ये है कि मार्केट यहां से लेके यहां से इस टॉप पे रिट्रेस होना शुरू हो गई और फिर यूं यूं कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है ना। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने फिर ऊपर एक शूट ली, फिर मार्केट नीचे, फिर ऊपर, फिर ये अब इस तरह करके मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। जिस पोजीशन में भी जा रही है मार्केट चेंज नहीं कर रही। अब मार्केट ने जब इस जोन में आना है, इस वाले जोन में आना है, तो मार्केट कौन सी ऐसी दो निशानियां बताएगी, एक भी नहीं दो निशानियां, जिससे आपको पता लगेगा कि मार्केट में स्टॉप हंटिंग हुई है। वो स्टॉप हंटिंग का तरीकेकार ये है कि लेट सपोज मार्केट कुछ इस तरीके से अपना डिजाइन तैयार करती है यूं, उसके बाद कभी कभार ये डब्ल्यू की लेग बहुत नीचे चली जाती है, उसके बाद मार्केट फिर एक दफा ये करती है, फिर एक दफा ये करती है, और उसके बाद जाके मार्केट ऊपर एक एम की शक्ल इख्तियार करती है। जहां मार्केट ये एम की शक्ल इख्तियार करती है, अगर तो उसका ये दूसरा सेकंड शोल्डर इस वाले शोल्डर से ऊपर चला जाता है, दैट मींस कि ये क्लू है कि यहां पे स्टॉप हंटिंग हुई है, ठीक है, स्टॉप हंटिंग। ये तो हो गई पहली निशानी। दूसरी निशानी क्या होगी जिससे ये पता लगेगा कि अब मार्केट मेकर अगर वाकई स्टॉप हंट कर चुका है और सेल की तरफ जाना चाहता है, तो सेकंड निशानी क्या है जिससे पता लगेगा कि मार्केट अब सेल की तरफ जाएगी। वो सेकंड निशानी ऐसी क्या है, और वो बार बार आपको मिलेगी जब जब वो नीचे जाना चाहेगा, वो होगी रिट्रेस हुई हुई कैंडल। यानी कि मार्केट जिस जोन से नीचे आएगी, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर एक रीटेस्ट लेगी, और वो रीटेस्ट जो होगा उसके अंदर रिट्रेस कैंडल आएगा इस तरह का। जब जब ये रिट्रेस कैंडल आएगा मार्केट तेजी से नीचे जाएगी, उसके बाद मार्केट फिर कंसोलिडेशन करेगी, कंसोलिडेशन के बाद आपको फिर एक रिट्रेस कैंडल नजर आएगा कि रिट्रेस हो चुका है, सही है, और मार्केट फिर दोबारा नीचे जाएगी। तो ये इसी तरह से ये पूरा प्रोपोर्शन चलता है इसका। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, जैसे कोई नेक्स्ट एग्जांपल स्टॉप हंटिंग की। अब आपको मैंने सब्जेक्ट समझा दिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना है। अब हम मजीद आगे की तरफ देखते हैं इसमें और कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पे मैं आपको स्टॉप हंटिंग पूरी प्रॉपर होते हुए दिखा सकूं। लेट सपोज ये एक जोन है। अब इसको एक और तरीका भी है देखने का। हम चूंकि टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम की बात हो रही है। ये एक जोन था और इस जोन में मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ठीक है। जैसे लेट सपोज मार्केट इस जोन में एंटर हुई, उसके बाद नीचे आई, नीचे आने का फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने ऊपर डबल बॉटम बनाया, ट्रिपल बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहां पे एक ब्रेकआउट शो किया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने एक दफा उसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद मार्केट ने जब दोबारा ऊपर गई तो एक रीट्रेस कैंडल बनाया। ये जो रीट्रेस कैंडल है ये आपको सिग्नल देता है कि इट्स ओके नाउ, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, ये ओके का सिग्नल है कि मार्केट अब सेल की जानिब जाएगी, ठीक है। मार्केट अब सेल की जानिब जाएगी। इसी तरह जब सेल की जानिब जाएगी तो ये देखें मार्केट को सेल मिल रहा है। एक तो ये हो गई जो कि कंसोलिडेशन पार्ट के अंदर की मैंने आपको एक मिसाल दे दी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देते हैं मिसाल, क्योंकि मैं टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं, तो टॉप जो है वो ये है, दिस इज टॉप एंड दिस इज योर बॉटम, ठीक है। अब इस बॉटम के दरमियान में जो मार्केट अप एंड डाउन ले रही है, ये इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मिसाल लेने लगे हैं जो कि ट्रेंड में, कि एक ट्रेंड के अंदर स्टॉप हंटिंग का कैसे पता चलता है। लेट सपोज मार्केट यहां पे इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है, इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है और मार्केट का जो बॉटम है वो ये है।
लेकिन अचानक मार्केट इस बॉटम से नीचे आती है और फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, ये पार्ट जो है ये स्ट्रेट अवे स्टॉप हंटिंग है। इसको स्टॉप हंटिंग कहते हैं। स्टॉप हंटिंग के बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट अब कितनी ऊपर जाना चाहती है, अगर उसने मजीद ट्रैवल करना है तो वो एक सिग्नल जरूर देगी। वही सिग्नल ये है कि जब मार्केट नीचे आई और उसने रिट्रेस दिया और वो रिट्रेस आपने देख लिया, इसका मतलब क्या मार्केट टू बी कंटिन्यूड आगे की तरफ जाएगी। स्टॉप हंटिंग हो चुकी है और सेकंड पार्ट आपने ये देखा कि मार्केट रिट्रेस हो चुकी है, इसका मतलब कि मार्केट अब अपने ट्रेंड पे मूव कर गई। ठीक है। थर्ड एग्जांपल, लेट सपोज कि ये एक एम है, इस एम पार्ट के अंदर भी एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि हमें इसको देखने के लिए थोड़ा सा इसको रिफाइन करके देखना पड़ेगा, मजीद रिफाइन करना होगा इस पार्ट को। ठीक है। अच्छा, ये देखिए कि इस पार्ट के अंदर ये वाला पार्ट था। मैं अभी क्रॉस हेयर से आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पे मार्केट ने एक टॉप बनाया है। ये इस टॉप के अंदर कहीं पे भी कोई स्टॉप हंटिंग दिख नहीं रही, लेकिन अगर आप कैंडल की रिट्रेसमेंट को, कैंडल्स को मिलाना समझ गए हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि क्या बात हो रही है। तो एक तो इसका ये टॉप है, एक इससे नीचे का है। तो ये हुआ क्या, यहां पे मार्केट ने जब एम बनाया तो मार्केट ने कुछ इस तर्ज का बनाया एम, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर दोबारा नीचे आती है, नीचे आपको एक रिट्रेस कैंडल दिखा रही है, लेकिन ये शायद अभी टू बी कंटिन्यूड है। उसके बाद मार्केट फिर एक एम बनाती है। तो ये जो दो एम बने हैं मार्केट के ऊपर, ये कहलाते हैं 2/2। इनको कहते हैं 2/2। 2/2 के अंदर जरूरी नहीं है कि स्टॉप हंटिंग होते हुए नजर आए, मगर जहां आपको कहीं ऐसा फेज मिलता है, इस फेज के बाद यह देखना होता है कि मार्केट कहां पे ब्रेकआउट दे रही है। अब यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल के ऊपर, तो उसके फौरन बाद जो मार्केट थी उसने क्या किया, मूविंग एवरेज के पास ये निशानी होती है कि एक रिट्रेस कैंडल बना दिया। जब आपने रिट्रेस कैंडल देखा तो इसका मतलब मार्केट अपने ट्रेंड पे अब चल पड़ी है, अब मार्केट आगे मूव करेगी। उसके बाद दोबारा कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन पार्ट में आप नोट करें मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, दोबारा ऊपर जाती है और उस किसी एक मूविंग एवरेज के ऊपर दोबारा आपको नजर आया कि रिट्रेस हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब कहां जाएगी, मार्केट टू बी कंटिन्यूड नीचे की तरफ ही जाएगी। सही है। जब नीचे गई मार्केट तो यहां पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट अब यहां पे आके एक डब्ल्यू बना रही है। अच्छा, डब्ल्यू का जो बॉटम है वो गौर से देखा जाए तो ये है। इस बॉटम पे अगर मैं बाय लेता हूं, यानी कि लेट सपोज मैं एम और डब्ल्यू के ऊपर काम करता हूं, तो जब मैंने यहां पे बॉटम पे, आप अपने जेन में, ब्रेन में सोचें इस बात को वर्चुअली कि यहां पे बायर्स आए हुए होंगे। ठीक है। अगर यहां वाकई बायर आ चुके हैं और अब मार्केट बाय पे जाने लगी है, दैट मींस कि मार्केट उसका एक स्टॉप हंटिंग जरूर करेगी। ये क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक ट्रेड लगाने से पहले उसे थोड़ा सा नीचे या फिर जो उससे पहले प्रीवियस जो जोन होता है उसका जो सबसे लो पार्ट होता है, उस लो पार्ट पे अपना स्टॉप लॉस लेते हैं। और मार्केट मेकर का ये काम होता है कि वो स्टॉप लॉस की हंटिंग करता है, क्योंकि स्टॉप लॉस से उसको बेनिफिट है। वो कोशिश करता है कि जो इल्यूजन होता है इस पार्ट के ऊपर, इस पार्ट के ऊपर जितने भी बायर्स और सेलर्स हैं लेट सपोज, तो उनका एक ग्राफ ले लेते हैं हम। उस ग्राफ के अंदर एक तरफ आते हैं बायर्स, ठीक है, और एक तरफ आते हैं सेलर्स। ठीक है। उस ग्राफ के अंदर उसकी बायर्स की तरफ 80% का रुझान है इंटरबैंक्स में और 20% का रुझान है सेलर्स का। तो इस बात को कंफर्म हम कैसे करेंगे एक चार्ट के ऊपर, वो हमें वर्चुअली अपने दिमाग में, ब्रेन में हमें सोचना पड़ता है कि अगर वाकई यहां बायर्स हैं और अब मार्केट दोबारा इस पोर्शन को एक रीटेस्ट करने के लिए जाएगी लेट सपोज, तो लाजमी एक स्टॉप हंटिंग शो करेगी। जब स्टॉप हंटिंग शो होगी तो इसका मतलब कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी। वही सेम पार्ट जो आपने यहां पे इस पार्ट पे देखा, वही सेम पार्ट आपको यहां पे मिलता है, ये इस जगह पे, ये देखिए
इधर भी यही हुआ कि इधर भी मार्केट ने इसी तरह ये बनाया, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि इसने एम बनाया, मगर उसके बाद उसने फिर एक दफा मार्केट में दोबारा ऊपर ले आके इस जोन के अंदर ये कैंडल शो किया स्टॉप हंटिंग। यहां पे स्टॉप हंटिंग हुई। खैर, अगर स्टॉप हंटिंग हुई, अब हमने तो ये देखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर रिट्रेस कैंडल कौन सा आता है। जब मूविंग एवरेज से ऊपर एक रिट्रेस कैंडल मिल गया, इसका मतलब कि अब मार्केट में ये ट्रेंड नीचे की तरफ है और सेल की ट्रेड है। तो ये चीज समझाने की थी कि स्टॉप हंटिंग जो होती है उसको किस तरह से फॉलो करना होता है। अच्छा, अब हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉप हंटिंग के ऊपर ही एग्जांपल्स लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको और भी ज्यादा थोड़ा सा बैक पे जाना चाहता हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा मुश्किल जहां पे हो वो एरिया समझा सकूं। लेट सपोज यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड का एक चेंज आया इस जगह। यहाँ पे मार्केट पहले नीचे ही आ रही थी, ठीक है। अब हमने देखा कि मार्केट जब काफी नीचे आ गई, क्योंकि ये कोई जाहिर है कि कोई खास किस्म का कोई जोन तो होगा, ये वाला, ये जोन कोई खास किस्म का जोन है जहां पे मार्केट जो है देखें रिएक्ट करती है, और मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट इसको वापसी नीचे लेके आई। अब ये जो वापसी नीचे लेके आई, ये जो पार्ट था, ये पार्ट क्यों हुआ, ये साफ जाहिर करता है कि इस पार्ट पे जब लोगों ने ट्रेड्स लेना शुरू की, इसकी वजह से तो स्टॉप हंटिंग शो हुई कि स्टॉप हंटिंग हुई है इस एरिया में। नाउ व्हाट, हमें किस चीज का ख्याल रखना है? हमें यह ख्याल रखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर रिट्रेसमेंट की तरह, ठीक है। अब आप नोट करें कि थोड़ा सा जरा मुश्किल पार्ट है। इस मुश्किल पार्ट के ऊपर जब मार्केट वापसी ऊपर जाती है तो आप ये नोट करें कि ये दो कैंडल्स आ रही हैं। अब जो मैंने पहली बात आपको समझाई कि रिट्रेस को पकड़ना, जरूरी नहीं कि H4 के ऊपर ही आपको सारी रिट्रेसमेंट दिखें, हो सकता है कि आपको ना दिखें। तो H4 की जगह अगर आप H5 यूज करें, जो कि आपको investing.com या दूसरी वेबसाइट से मिल जाता है ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको ये चीज क्या दिखाएगी, ये चीज भी यही दिखाएगी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिट्रेस कैंडल हुआ है, मगर देखने में नहीं आ रहा, देखने में थोड़ा मुश्किल है। अगर आप इसको पकड़ लें तो उसके बाद जोन ऊपर जा रहा है। जब जोन दोबारा इधर देखें कंसोलिडेशन करता है तो यहाँ पे फिर वही चीज होती है, सही है। इसके बाद जब ऊपर जाता है जोन तो ये देखें यहाँ पे फिर वही चीज होती है। ये टू बी कंटिन्यूड पार्ट बताती है कि यहाँ पे मुस्तकिल जगह जगह स्टॉप हंट्स हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बायर्स आ रहे हैं वैसे वैसे स्टॉप हंटिंग्स हो रही हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये एक तरीका है स्टॉप हंटिंग का, स्टॉप हंटिंग को कैच करने का। इसके अलावा अब थोड़े से ट्रिकी पार्ट्स क्या हैं, तो ये थोड़ा सा जूम करके बताने पड़ेंगे। लेट सपोज जी, यहाँ पे ट्रिकी पार्ट्स क्या हैं। अब हम अक्सर बहुत ज्यादा मार्केट को ओपन करके रखते हैं, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, डाउन आने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है जनाब, ठीक है। तो अब आप एक नोट करें, यहां से मार्केट नीचे आती है, ठीक हो गया। नीचे आने के बाद जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है तो क्या करती है इस पार्ट पे, ये देखें यहां पे मार्केट ने कोशिश की, एक ब्लू दिखाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहां से ये जो पॉइंट था ये इसका लास्ट पॉइंट था, मगर ये पॉइंट इस लास्ट पॉइंट से भी ज्यादा गया। अब आप नोट करें, ये जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक होता है कि बस सिर्फ और सिर्फ जहां पे स्टॉप हंटिंग हो, क्योंकि जो लोग अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं वो जस्ट क्लिक होते हैं और उनकी ट्रेड्स ऑटोमेटिकली जब हट जाती हैं तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ फ्लो कर जाती है। अच्छा, जब फ्लो करती है तो नेक्स्ट सिग्नल कब देती है? नेक्स्ट सिग्नल इधर भी इसने इसी तरह देखें तो दो कैंडल्स का दिया, और जब आप इन दोनों कैंडल्स को आपस में मर्ज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों अगर मैं मिला दूं तो ये इस तरह का कोई एक चीज बन रही है। ये देखें, ये एक रिट्रेस कैंडल बन रहा है। ये रिट्रेसमेंट शो करती है कि अब मार्केट थ्रू आउट ऊपर जाए। तो बहुत ही आसान वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर, कि क्या है स्टॉप हंटिंग। अब आप बार बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो आपको मार्केट में जगह जगह आपको ये चीज नजर आएगी। जहां भी आप किसी भी मार्केट में देखें, किसी भी मार्केट के अंदर आपको ये जगह जगह नजर आएगी। लेट सपोज इस वक्त हम करंट मार्केट के ऊपर बात करते हैं कि अभी इस वक्त करंट मार्केट क्या शो कर रही है, ठीक है।
मैं इसको अभी करंट मार्केट की तरफ ले जाता हूं। अब आप नोट करें कि इस खास पार्ट में क्या हो रहा है। ये खास पार्ट यहां पे वही हुआ कि मार्केट ने पहले एक बनाया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर देखें ये दोबारा डबल, अब ये डबल बॉटम तो हुआ, मगर यहां पे मार्केट ने ये शो किया कि यहां पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ब्रेकआउट देने के बाद ये मार्केट नीचे आती है और फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहां पे एक रिट्रेस कैंडल शो कर देती है, दैट मीन्स कि ये मार्केट अब नीचे फ्लो कर जाएगी। तो ये इसकी स्टॉप हंटिंग की निशानी होगी, क्योंकि अगर हम यहां नोट करें कि इस वक्त करंट मार्केट में कोई स्टॉप हंटिंग हुई है, तो बिल्कुल अगर इस पार्ट को गौर से देखा जाए तो ये पार्ट में यहां ये मार्केट नीचे है और ये वाला कैंडल थोड़ा सा ऊपर है। इसका मतलब कि इसने स्टॉप हंटिंग की, लेकिन मार्केट को इसने अभी एक कंसोलिडेशन बार्ट में टॉप टू बॉटम फंसा के रखा हुआ, और ये जो टॉप टू बॉटम इसने फंसाया हुआ है, इसमें अगर ये पार्ट करने के बाद ये मार्केट वापसी अंदर आती है, दैट मीन दिस इज योर स्टॉप हंटिंग। अब आपका ज़हन बन जाना चाहिए कि मार्केट अब सेल की जानिब अपना रुख करने लगी है, अब हमें उसकी निशानियों को देखना है। वो निशानी ये है कि जब मार्केट इस जोन को तोड़ेगी तो उसके बाद जाहिर है ये मूविंग एवरेज किधर आएंगे, सारे इधर आ जाएंगे। ये सारे तमाम मूविंग एवरेज एक जगह पे आके इस तरह से मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह की शक्ल बना लेंगे, और जब ये सारे एक जगह जुड़ रहे होंगे वहीं पे आप नोट करेंगे तो एक कैंडल ऐसा होगा जो कि ऊपर से रिट्रेस हुआ होगा, और ये आपको शो कर देगा कि अब मार्केट नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो ये मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ इसको समझाने की कोशिश की है। अब आप अपने माइक्स ऑन कर लें और आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। सर फिर इसकी टाइमिंग का क्या कैसे पता चलेगा? देखें, जो टाइमिंग है जो मैंने आपको बताई, वो टाइमिंग एक कैंडल की रनिंग टाइमिंग बताई है। अब आपको पता है 4H4 की रनिंग कैंडल की टाइमिंग क्या होती है। लेट्स सपोज ये पहला कैंडल है, इसकी थोड़ी सी ये शक्ल है, ठीक है। नेक्स्ट में यही कैंडल सेकंड में इस तरह से बिल्कुल डॉजी बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो थर्ड यानी कि तीसरा घंटा है उसके अंदर ये क्या करता है, ये बिल्कुल अपनी हाइट उठा लेता है, ठीक है। और फोर्थ के अंदर ये क्या करता है, वापसी नीचे आ जाता है रिट्रेस होने के बाद, क्योंकि H4 का एक ही कैंडल चल रहा है ना, तो यूं हो जाता है। तो H4 को जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको ये 4 कैंडल्स देखने को मिलेंगी H1 के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीज हुई इसने एक पूरा प्रॉपर टाइम लिया। अब आप ये चीज ज़हन में रखें, अगर आप एक M1 का कैंडल लेते हैं 1 मिनट का, तो उसके अंदर भी तो सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स हैं उसके अंदर। हम उसके 15 सेकंड्स के 4 पार्ट कर लेते हैं, तो यही होता है कि जब तक 45 सेकंड्स हुए होते हैं, जब तक मार्केट अपनी एक अलग शक्ल दिखा रही होती है, और लास्ट 15 सेकंड्स के अंदर वो एकदम ये शक्ल दिखा रही है। अगर वो ऐसे नहीं करेगी तो इस तरह तो बहुत आसान हो जाएगा कैंडल पैटर्न को समझना। उसको ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए ये इसके अप एंड डाउन है, ठीक है जी। तो ये टाइमिंग से रिलेटेड था। तो आपको मैंने सिर्फ जो उसमें समझने के लिए और पकड़ने के लिए खास बातें बताई हैं, वो ये है कि आप स्टॉप हंटिंग को तलाश करें किधर नजर आ रही है। ये मैंने 545 पे आपको बताया था कि अब आप तैयारी पकड़ लें, एक सेल आने वाला है। तो ये मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, बिगनिंग के अंदर। हो सकता है कि मैं गलत हूं, क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि मैंने अभी तक 2 बातों को फॉलो नहीं किया। मैंने एक बात तो फॉलो कर ली, स्टॉप हंटिंग, लेकिन ये स्टॉप हंटिंग मैंने अपने ब्रेन में सोची हुई थी वर्चुअली, जो कि हो गई। अब जब ये हो गई तो अब नेक्स्ट चीज मैं अपने ब्रेन में ही सोच रहा हूं कि जब ये नीचे आएगी तो एक दफा इधर आके यहाँ पे एक रिट्रेस कैंडल बनेगा। जब रिट्रेस कैंडल इस पार्ट में बनेगा तो फिर ये नीचे चली जाएगी, सही है। तो ये मैं सारा कुछ वर्चुअली अपने ज़हन में सोच रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट आपका देखना है अपने रिट्रेसमेंट का, ठीक है, समझ गया सर? जी जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? सर एक जोन पे उसने ना रिट्रेसमेंट किया, तो सर नेक्स्ट उसी जोन पे अगर आएगी तो रिट्रेसमेंट करेगी? नहीं, एक जोन में रिट्रेसमेंट किया, नेक्स्ट उस जोन में कैसे आएगी? देखें, सर उसने ब्रेकआउट किया उस जोन में एंटर होने के लिए, फिर उसी पे ना प्राइस एक्शन में आके वापस हुआ है ना रिट्रेसमेंट करेगी। मेरी बात सुनो, इसका रूल हमेशा इस तरह से फॉलो करता है, ठीक है, इस तरह से फॉलो करता है, इस तरह से फॉलो करता है, और फिर
ये इसका रूल है फॉलो करने का। अब जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, अब ये दोबारा ये करेगा, ये करने के बाद ये करेगा, ठीक है, ये यूं कर जाएगा। अब इसमें देखें दो चीजें हैं, एक बात मैं और ऐड करूं, एक होता है स्टॉप हंटिंग होना, वो ये है, और एक होता है कि ये पार्ट, ये तो स्टॉप हंट हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ इसको भी स्टॉप हंटिंग की ही पहचान कहते हैं, मगर इसने स्टॉप लॉस को हंट नहीं किया, इसने इनके पेंडिंग ऑर्डर्स को हंट किया है। यानी कि जो पेंडिंग ऑर्डर यहां पे किसी ने लगाए हुए थे अपनी सेटिंग से, इसने उनको टच ही नहीं किया और उसके बगैर ही मार्केट को ऊपर ले गया। तो ये दोनों बातों में ट्रिक हो रही है, पेंडिंग ऑर्डर्स में भी और अगर कोई स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो उसमें। ठीक, जो आपने बात की कि रिट्रेसमेंट हमें फिर दोबारा नीचे से जब ऊपर आए तो दिखाएगा, वो तो देखें कैसे दिखा सकता है। जब आप एक जोन के टॉप टू बॉटम को, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं, एक टॉप है एक बॉटम है, ये इसकी मिड लाइन है, ठीक है, इसके अंदर जब मार्केट अप एंड डाउन कर रही है तो एक कंसोलिडेशन कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो कंसोलिडेशन हो रही है उसमें अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये पार्ट यहां आएगा या ये पार्ट यहां आएगा। अगर ये पार्ट यहां पे आता है, ठीक है, तो एक बड़े जोन में हमें अगर मूविंग एवरेज के ऊपर एक इस तरह का कैंडल मिल रहा है जो कि रिट्रेस हुआ है, इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी मजीद ऊपर जाना चाह रहा है, सही है। लेकिन अगर हमें इसके रिवर्स एक्शन मिल रही है और हमें यह नजर आ रहा है कि खास कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मगर ब्रेकआउट कह लें आप इसको, ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट में भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि वो फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता है। अब चूंकि वो क्लास नंबर 3 थी या क्लास नंबर, लेकिन इसी तरह अगर क्लास नंबर 20 होगी तो फिर आप ये बात को भूल जाएंगे कि फॉल्स ब्रेक क्या होता है, आप बोलेंगे सीधा सीधा स्टॉप हंटिंग है। लेकिन अगर मैं आपको उसको समझाता कि ये स्टॉप हंटिंग है तो आपको बात समझ नहीं आती। तो इसलिए लेक्चर को आराम आराम से मैं एक एक चीज बताता जा रहा हूं, टाइमली के वो स्टूडेंट को समझ में आती है। बिल्कुल सर, समझ गया मेरी बात। अब ये देखना है कि आया ये बात उस तरह पूरी होती है कि नहीं होती। देखिए लेट सपोज एक और कंडीशन, लेट सपोज कि यहां पे ये कंडीशन नंबर 1 है। देखें हमेशा एक स्ट्रेटजी का एक 1 होता है फिर एक 2 होता है, हम एक के बाद दूसरी प्रोबेबिलिटी लेते हैं, हम पहली प्रोबेबिलिटी पे उसके पीछे नहीं पड़ जाते। लेट सपोज कि ये यहां पे मार्केट दोबारा ब्लू हो जाती है और ऊपर निकल जाती है, तो ठीक है ये ऊपर जा रही है। लेकिन अगर ये यहां पे वापसी अंदर एंटर हो जाती है और इस जोन के अंदर दाखिल हो जाती है, उसके बाद फिर ये एक रिट्रेस लेती है, जो कि मैंने आपको सब्जेक्ट में पीछे प्रीवियस सारा समझाया, उसके मुताबिक अगर ये चलती है तो डेफिनेटली ये स्टॉप हंटिंग हुई है और इस वक्त मार्केट मेकर का रुझान सेल की तरफ है, वो सेल की तरफ जाना चाहता है। तो आपको ये तरीकेकार है जो अब मैं क्लास नंबर 4 से स्टार्ट ले बैठा हूं कि आपको पता लगे कि इस मार्केट मेकर के फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, वो किस तरह के फुटप्रिंट्स लेके चल रहा है। समझ गया? आपको उसके फुटप्रिंट्स को पकड़ना है, मार्केट के अंदर उसके फुटप्रिंट देखने के किस किस जगह पे क्या क्या हरकत कर रहा है, ताकि आप उसको समझ सकें और आप उन लोगों की तरह ना समझें जो इस पूरे ट्रेंड को देख के बैठ रहे हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है जी तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आपको पहले ट्रेंड इज फ्रेंड बना रहा है, उसके बाद फिर आप देखें वो करता क्या जब एक रिट्रेस आती है। ठीक है, लेट्स सपोज एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस करता हूं इसी एरिया में। आपको मैंने बताया कि वेव्स इन द वेव्स होती हैं, H4 की वेव्स इन द वेव्स भी यहां पे दिख रही हैं। अगर हम देखें बहुत छोटा सा पार्ट है वेव्स इन द वेव्स का, तो आप नोट करें ये मार्केट कहां टच हो रही है और ये कहां टच हो रही है, ये रिट्रेसमेंट कहां आई। इसका मतलब ये पहले यूं आई थी मगर उसके बाद फिर इसने अचानक ऊपर लाके नीचे फेंकी मार्केट, तो ये क्या हुआ, ये एक स्टॉप हंट हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे आई। अच्छा, मार्केट ये अभी थोड़ा सा छोटा पार्ट है, मैं थोड़ा और इसको वाजे करके दिखाता हूं, तो आपको एक छोटा सा डॉजी नजर आ रहा होगा। ये इसने कंफर्म किया कि रिट्रेस हो गया कैंडल और मार्केट नीचे चली गई। जब मार्केट नीचे गई और फाइनल हो गया, तो फाइनल होने के बाद जब मार्केट ने डब्ल्यू क्रिएट करना शुरू किया, तो डब्ल्यू में भी आप नोट करें कि जिस जगह पे डब्ल्यू आ रहा है उसके नीचे ही रिट्रेस कैंडल अब आपको मर्ज करनी आनी चाहिए। इसको कहते हैं मर्ज करना। जब आप मर्ज करेंगे तो रिट्रेस ही शो करेगा ना। अगर इन दोनों कैंडलों को मैं मिला दूं, अगर H4 की जगह H8 देखूं मैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये तो मुझे मर्ज हुई भी नजर आएगी। ठीक है, तो इसको भी स्टॉप हंटिंग कहते हैं। अब चलो, अगर स्टॉप हंटिंग के बाद से ऊपर जाना था तो क्या मूविंग एवरेज पे कुछ दिखाएगा? बिल्कुल, रिट्रेस कैंडल उसने यहां पे दिखाया, जैसे दिखाया मार्केट का आपको पता लग गया मार्केट ने ऊपर जाना। ठीक है ना?
तो अगर आप वेव्स इन द वेव्स, अब ये नहीं कि मैं कहता कि H4 के ऊपर पूरा ही देखना शुरू कर दो, इसके अंदर भी वेव्स इन द वेव्स हैं, अगर आप उनको मॉनिटर करें तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। सर रिट्रेसमेंट कैंडल अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें वो ज्यादा है ना सर, है ना, रिलायबल होगी या फिर छोटे टाइम फ्रेम में? ये बिल्कुल अच्छी बात की आपने कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएं, लेट्स सपोज हम D1 पे चले जाते हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम उसको देखें तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी जरा ज्यादा मिलती है और मूव ज्यादा मिलती है। ठीक है, ये बात अच्छी है। अब देखें यहां पे मैं आपको दिखाता हूं इसकी एक कंडीशन। लेट्स सपोज मार्केट ने यहां पे कंसोलिडेशन का पार्ट किया, ठीक है, यहां पे मार्केट जब नीचे की तरफ आई है तो यहां पे एक बॉटम दिया इसने, बॉटम जो मार्केट टॉप पे चली गई, लेकिन जब दोबारा आई है तो उसने यहां पे आके ये क्या किया, ये इसका स्टॉपिंग था। अब चूंकि ये एक बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है तो इस बात को भी समझें कि कितना ट्रेडर ऐसा होगा जो यहां पे इस जोन के ऊपर या इस खास नंबर के ऊपर अपना सिग्नल लगा के बैठा होगा पेंडिंग ऑर्डर का। तो उसने क्या किया, उसने पहले स्टॉप हंटिंग की, उसके बाद इस जोन पे आया, जब दोबारा इस जोन पे आया फिर एक स्टॉप हंटिंग हुई भी, उसके बाद आया फिर देखें आप ये छोटी छोटी कैंडल्स, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे फिर आपको बहुत छोटा छोटा बारीक देखना पड़ेगा। सही। अब जब अगर उसने ऊपर मूव होने का अपना मसला एक फैसला कर ही लिया है तो करने के बाद उसने क्या किया, उसने यहां पे आके कैंडल दिया जो कि रिट्रेस हो गया, एक ही दिन के अंदर रिट्रेस हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, फ्लो मार्केट फौरन। अब यहां इसी जगह पे दोबारा कंसोलिडेशन पार्ट आया, इसी जगह पे कंसोलिडेशन पार्ट आ रहा है, मार्केट यहां पे ब्रेकआउट कर गई, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जब नीचे आती है तो इस पार्ट पे भी देखें तो दो कैंडल्स आ रहे हैं जो कि एक रेड है और दूसरा ब्लू है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रिट्रेस कैंडल है, रिट्रेस हो गया ना कैंडल। तो जब ये रिट्रेस हुआ, सॉरी ये इस तरह करके होगा। बाकी पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, डबल ये M दो दफा बन रहा है सर 2/2, सर W भी इसी तरह दो दफा बनता है एक साथ सर? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। देखिए मेरी बात सुने, इसमें M और W पे मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं पहले, उनको भी देख सकते हैं, तो उससे भी आपको काफी हवाला मिल जाएगा। वो स्टार्ट इन फॉरेक्स का जो कोर्स था 2019 का, उसके अंदर मौजूद है। जब भी W बनता है तो वो सिंगल भी बनता है, लेकिन अगर किसी बड़े पार्ट के ऊपर W बन रहा होता है तो उसके अंदर मजीद छोटे W भी बन होते हैं। मिसाल के तौर पर W की जो ये वाली एक लेग है, इस लेग के अंदर भी एक छोटा W बन रहा होगा, और इसी तरह इस लेग के ऊपर भी छोटा W बनेगा। तो ये जो 2/2 है, बाय इसको कहते हैं 2/2, ये निशानी होता है कि अब मार्केट में एक ट्रेंड चेंज होगा। इसी तरह आप इसको M में भी देख सकते हैं, M के अंदर भी आपको इसी तरह के पार्ट मिलेंगे और वो 2/2 होंगे। जैसे लेट सपोज यहां पे ये एक पार्ट है, मैं इसको अगर एक पूरी लकीर यू मार दूं और इसको एक पूरी लकीर यू मार दूं तो ये देखने में तो M है ना, है ना। अब इसके अंदर के पार्ट्स में आपको दिखाता हूं 2/2। जैसे मिसाल के तौर पे एक पार्ट इसने ये ऊपर लेके गया और फिर यहां पे लाके एक पार्ट यू बनाया पहले, ठीक है, तो ये तो हो गया एक M। अब इसी के अंदर अगर आप देखें मजीद इसने यू करके जो उठाया ये भी तो एक M बन गया। इसी तरह यहां पे जब मार्केट ऊपर गई नीचे गई और फिर यू गई तो ये भी आ गया, तो ये हो गया 2/2। ये कंफर्म होता है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो ये नहीं हम कह सकते कि कितनी नीचे जाएगी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इस जोन से नीचे जाती है। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ा है, हमने ब्रेकआउट को पढ़ा है, तो ब्रेकआउट पढ़ने के बाद अब हमें ये ज्यादा आसानी से समझ आ सकता है कि जब स्टॉप हंटिंग होती है तो उसकी निशानी क्या है। मार्केट एक दफा रिटेस्ट करती है, ठीक है, ये तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली क्लास और ब्रेकआउट वाली क्लास को समझ रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त की क्लासेस में बता रहे हैं आपको एक चीज के मजीद एडिशन हो गया कि इसके अंदर एक रिट्रेस कैंडल आपको नजर आएगा। ये आपको फॉलो कराएगा कि मार्केट अब नीचे जाएगी। ये एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है और एक ऐसा सेटअप है कि जिसपे हम काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मार्केट में हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है,
मैं आपको इसमें दिखाता हूं डेली पे। ये स्ट्रक्चर माजी में हमारे एक दोस्त ने लिया था और उन्होंने बकायदा मुझे ये फॉलो करवाया कि देखिए मैंने आपकी बात को समझ के ये स्ट्रक्चर लिया हुआ है और इस स्ट्रक्चर के मुताबिक काम कर रहा हूं, और वो ये था। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे मार्केट चल रही थी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट जब यहां पे आई तो हमने देखा कि स्टॉप लॉस, तो अब हम यहां पे इंतजार करने बैठने के बाद अब हम सेल ले लें इस जगह पे? नहीं, यहां पे हमें कोई अभी तक सेकंड प्रोबेबिलिटी मिली, हमें फर्स्ट तो मिल गई कि स्टॉप हंट हो गया, मगर सेकंड प्रोबेबिलिटी अभी तक नहीं मिली है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मजीद ना तो ऊपर टच कर रही है ना नीचे टच कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा जबरदस्त होने वाला है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट मेकर ट्रिक करने लग गया बायर्स को भी और सेलर्स को भी, और आखिरकार ये इतना नीचे आ गया कि यहां पे इसने जब इसको टच किया और यहां पे ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद अब तो यहां तो ये कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, अब नीचे जाएगी। लेकिन उसके बाद भी लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। वो इसलिए नहीं लेते कि कंफर्मेशन नहीं आई होती। जब मार्केट एक खास जोन को, एक मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद जब ऊपर जाती है और ये चीज दिखा देती है, ये कंफर्म होता है कि अब आप अपनी लॉन्गर ट्रेड्स ले सकते हैं, मार्केट थ्रू आउट नीचे जाएगी। ठीक है, अब एक और लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर फिर ये हमारा जो सेशन है ये ऑनलाइन सेशन क्लोज हो जाएगा। वो लास्ट पॉइंट अब मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। मैंने ये बात सीख ली कि हाँ भाई मुझे स्टॉप हंटिंग का पता चल गया है और अब मैं इसको देख के ट्रेड किया करूंगा। मुझे ये भी पता चल गया कि स्टॉप हंटिंग के बाद का भी एक पार्ट होता है, वो पार्ट होता है ये। इसका मतलब ये डेली की कैंडल्स के ऊपर जब हो रहा है, कितने दिन इंतजार किया होगा इस प्यारी सी ट्रेड को लेने के लिए, ये नोट करें पहले तो, नंबर वन। नंबर टू ये कि आखिर वो कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे मैं फैसला लूंगा कि अब मार्केट मजीद नीचे जाएगी भी कि नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन है। ये तो ना हो ना कि मैंने ये तो देख लिया मगर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब नीचे गई तो मार्केट ने पहले तो एक ये पार्ट बनाया, ठीक, उसके बाद ये मार्केट ऊपर आई, ऊपर आके फिर जब ये पार्ट बना लिया ये वाला, तो मैंने अपनी ट्रेड ही काट दी, ये सोची कि मार्केट बाय पे जाने लगी। तो ये कैसे मुझे पता लगेगा इस बात का, ये भी बड़ा एक अहम पॉइंट है। आपने ये करना है कि जब मार्केट ने डब्ल्यू लिया और डब्ल्यू लेने के बाद जो उसने उसका बाय, जिसको हम 2/2 कहते हैं, तो जो बाय का एरिया वो भी दरमियान का एरिया होता है। जैसे मिसाल है एम है और उसके दरमियान का हिस्सा ये वाला, इसी तरह डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के दरमियान का हिस्सा, इसको हम बाय के तौर पर कहते हैं। तो आपकी जो मार्केट है वो स्टॉप हंट हुई या कुछ भी कह लें आप, आपको हो सकता है यहां लग रहा हो स्टॉप हंट भी हो गई है, लेकिन जब मार्केट ऊपर ही नहीं आई और इस जोन को उसने क्रॉस ही नहीं किया, जब तक आप अपनी प्रोबेबिलिटी पे हैं कि अभी भी मार्केट मजीद नीचे जाएगी। और फिर जब आप इसके ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जब ऐसे कंफर्म सेटअप्स मिलते हैं, इन सेटअप्स के ऊपर मार्केट बहुत तवील नीचे जाती है। लेकिन मार्केट का हुसन ये है कि मार्केट जाती कुछ इस अंदाज से है कि आपको बहुत ज्यादा डगमगाती है। बहुत से लोग इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप यूज करते हैं। तो ट्रेल स्टॉप में भी जाहिर, अब एक चीज, एक बंदा स्टॉप हंटिंग कर रहा है, एक बंदा जो है पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक ही नहीं कर रहा, उनको भी समझ रहा है, तो फिर वो ट्रेल स्टॉप को नहीं समझेगा। स्टॉप ट्रेलिंग जो है उसको भी समझेगा, उसी के लिए तो वो ये कर रहा है। वो क्या करते हैं, स्टॉप ट्रेलिंग को कैसे हिट करते हैं कि मिसाल के तौर पे यहां पे आपने कंफर्मेशन ली, आपने ये देखने के बाद इधर नहीं, आपने इस जगह पे आपने अपना सेल लगाया। अब आपने क्या किया, सेल लगाने के बाद जब आप थोड़ा सा तो देख लिया, 2 दिन 3 दिन थक जाता है बंदा, तो आपने क्या किया, आपने ट्रेल स्टॉप लगा दिया और उसको दे दिया गैप तकरीबन 8 पिप का, 8 पिप्स का गैप दे दो और ये ट्रेल स्टॉप करता है। तो क्या करता है कि वो उसके अंदर भी कोई एक ऐसी कैंडल मारता है स्पीड में कि वो उस बंदे को उतने ही प्रॉफिट में उड़ा के रख देता है। क्योंकि देखिए ये बात समझने की कोशिश करें कि मार्केट मेकर कभी भी अपने फ्लो के दरमियान किसी को नहीं लाता।
और यही वजह है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आती है, लेकिन लेने वाले बहुत चंद लोग होते हैं जो उसमें कामयाब होते हैं, बाकी सारे हट इस कंसोलिडेशन का यानी कि शिकार हो जाते हैं, सब इसके अंदर शिकार हो जाते हैं। ये डबल माइंड करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने ले लिया ट्रेड तो फिर आपने एग्जिट कैसे करना है और कौन सी ऐसी निशानी होगी, उसके लिए आपने अपने जेन में वर्चुअली ये रखना है कि दिस इज योर टॉप। अब मिसाल के तौर पर ये अगर एक टॉप है, ठीक है, ये एक टॉप है, तो बॉटम भी इसका फिर वैसा ही बनेगा, ठीक है, बॉटम भी इसका वैसे ही बनेगा। अब यहाँ कंसोलिडेशन हुई है, ये चूंकि हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं होता। जब आपने बड़े टाइम फ्रेम पे मिसाल के तौर पे ये देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे आपने एक ट्रेड पकड़ ली है आखिरकार, यहाँ पे अब आपने ये देखा था, ट्रेड लगा दी, तो ये जो मूवमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन की जो ट्रेड है, इसके अंदर तो आप जाहिर है इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर आप M15 का या M15 या H1 का भी चार्ट लेके चल रहे हैं, इग्नोर करेंगे आप जो भी हो। लेकिन जिस बड़े टाइम फ्रेम के थ्रू आपने स्ट्रेटेजी को पकड़ा है, उसमें आप इंतजार करेंगे एटलीस्ट मुझे दोबारा वैसा ही कोई जोन मिलेगा, तो फिर मैं फैसला ले लूंगा कि मैं ट्रेड को कट करूं, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं होता। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपको पहले एक सिग्नल मिलेगा, उसके बाद आपको एक और सिग्नल मिलेगा, इसी तरह वापसी मार्केट नीचे चली जाएगी, ठीक है। देखें, जब मार्केट मजीद नीचे जाती जा रही है तो मजीद आपको पॉइंट देती जा रही है, सही है। फिर आपको ये देखें, उसने दोबारा, तो इस तरह की आपको 3 दफा निशानियां मिल रही हैं कि मार्केट फिर नीचे चली गई। वो क्यों? क्योंकि जिस जगह पे कंसोलिडेशन पार्ट हुआ था वहां पे भी उसने उसके अंदर स्टॉप हंटिंग की है। स्टॉप हंटिंग के बाद जिस जोन पे उसने स्टॉप हंट किया था, उसी जोन पे वापसी आके उसने रिट्रेस कैंडल में, अब ये रिट्रेस क्यों नहीं दिख रहा, उसके लिए मैंने आपको समझा दिया कि इसके बाद 2 ही ट्रेक होते हैं, या तो ये एक उस पे चार्ट के ऊपर बकायदा वाजे रिट्रेस दिखा देता है, किसी पे नहीं दिखाता, 2 दिन की सूरत में दिखाता है। अब 2 दिन की सूरत में आपका काम है इसको मर्ज करना, तो इसको मर्ज करने तो आपको रिट्रेस नजर आ जाएगी कि रिट्रेसमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो आप टू बी कंटिन्यू चलते रहते हो। लेकिन ये मैं मिसाल बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे दे रहा हूं, लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं इसको नॉर्मल टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं पहले। अब हम आ जाते हैं H1 के ऊपर, ठीक है। अब हम एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हैं। मैंने D1 पे देखा कि मार्केट इस वक्त यहां से स्टॉप हंट होके ऊपर चली गई, ऊपर गई है, रिट्रेस कैंडल भी मिला है। अभी देखें दोबारा यहाँ रिट्रेसमेंट आई है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब जो ऊपर जा रही है यहाँ पे भी रिट्रेस, तो अब मैं इसको देखूंगा H4 पे, तो H4 पे मुझे नजर आया कि मार्केट जो है वो इस वक्त ये कर रही है, यहाँ पे देखें स्टॉप हंटिंग। तो जब मार्केट इस जगह पे स्टॉप हंटिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एक्सपेक्टेशन इस बात का इंतजार कर रही है। इंतजार तो अभी देखें, ये ट्रेडिंग सेटअप ये नहीं होते कि हर वक्त आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सेटअप तो बड़े अरसे बाद मिलता है। एक सेटअप मिल गया आपको, ये सेटअप मिलने के बाद अब आप इंतजार में मार्केट वाले नीचे जाएगी, उसके बाद इस जोन को ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट करने के बाद जब ऊपर आएगी तो इस जगह पे जाहिर है ये वाला जो मूविंग एवरेज है कहां पे आ चुका होगा, यहाँ पे। और जब यहाँ पे आएगा तो यहीं पे आपको एक ऐसा कैंडल स्पाइक होके वापसी नीचे होके नजर आएगा, उसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग नीचे। तो अभी इस काम को होने में 2 दिन 3 दिन है, यानी कि कल का दिन भी लग जाएगा मजीद H4 बनाने में, है ना। तो इस चीज को आपने वर्चुअली अपने जेन के अंदर बनाना होता है। लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, जब आप इसके आदी हो जाएंगे फिर आप डेली के तौर पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि इसी सेटअप को आप M15 में, जब आप M15 में लेके आते हैं तो ये सेटअप आपको बार बार मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा बार बार। ये देखें, अब मिसाल के बाद M15 में आपने देखा मार्केट ऊपर गई, अच्छा जी, मार्केट ने एक M बनाया, बन गया, ठीक है ना, मार्केट ने M बना लिया, मार्केट आई नीचे की तरफ, जब ऊपर गई मूविंग एवरेज के ऊपर ही रिट्रेस कर गई, इसका मतलब क्या है, मार्केट अब नीचे जाएगी, मार्केट नीचे चली गई। अब नीचे जो गई, अगर आपने ये पार्ट भी ट्रेडिंग का ले लिया है तो मुझे बताएं कि ये कोई बुरी बात तो नहीं है कि एक पूरा सेटअप सीखने के बाद आप एटलीस्ट कम से कम
इतनी ट्रेड तो कर सकते हैं 20 से 22 पिप्स की। अगर एक बंदा 0.05 की ट्रेड के ऊपर 20 पिप्स भी लेता है तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है, ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है कि स्कैल्पर के लिए। सही है ना? अब इस चीज को इस तरह से समझिए, जितना आप टाइम फ्रेम लो करते जाए तो उतना ज्यादा शार्प और फास्ट हो जाता है मामला। जैसे अब M1 पे हो, अब M1 पे मैं आपको यहां पे दिखाता हूँ सेटअप। जैसे मिसाल के तौर पे सर ये, आपकी आवाज ब्लॉक हो रही है। जी, अब आपको मेरी आवाज सही आ रही है? जी अब आ रही है, 2 दफा ऐसे ही हुआ है, अच्छा, आवाज ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, बना हुआ है ना, है ना? अब मैं इसको वाज़ेह दिखाने के लिए आपको क्या दिखाऊंगा, इससे पहले एक लाइन लगा देंगे। ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने, ये देखें, टच किया, टच किया, ये आउट हुई और मार्केट बैक हो गई, ये स्टॉप हंटिंग हो गई, ठीक है। पर स्टॉप हंटिंग होने के बाद क्या इस जोन को क्लियर करना जरूरी है ना? ये तो नहीं कि अब हम बस यहीं पे आप बस शुरू हो गए लग गए ट्रेड पे, नहीं। एक कम से कम निशानी नंबर 2 तो मिल जाए। वो क्या था, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, मार्केट वापसी नीचे आई, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिखाई, कंफर्म हो गया, अब सेटअप लगा। अब आप बेशक इधर बाय पे हो और ये आपने बाय ले लिया, तो ये M1 के ऊपर भी कितने पिप्स का बनता है जरा ये भी देख लेते चले। आप एक बात है ना, छोटे ट्रेडर हैं, 10 से 20 डॉलर की ट्रेड पे आप काम करते हैं, तो भी अगर आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिली और आपने इस सेटअप में लगा दिया, तो कम से कम भी ये 6 या 7 पिप ऊपर गई है, 6 to 7 पिप। और जो जितने लिटिल टाइम फ्रेम पे काम करता है, आपने जैसे सुना होगा, नोमान भाई हैं ये लोग, तो वो क्या करते हैं जब M1 और M5 पे काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 0.05 पे नहीं चलते, फिर वो 0.40, 0.20, ये होता है इनका टारगेट। उसमें भी इनको $8, $12 कुछ ना कुछ मिल रहा होता है एक दिन में जो जमा करते हैं, तो भी टारगेट तकरीबन $40 से लेके लगभग $70 तक इनका एक टारगेट डेली का। स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ M1 पे या M2 पे रह के काम, M5 पे काम करते हैं। और प्लस वो किस इंडिकेटर को यूज कर रहे होते हैं, मोस्टली तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं मैक्स को। लेकिन मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा आगे की क्लासेस में और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं उसमें मैं आपको करूंगा TDI का। TDI जो है वो है ट्रेडर डायनामिक इंडेक्स। ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है एक स्कैल्पर को जो शॉर्ट रेंज में स्कैल्पिंग कर रहा होता है M1 M5 के ऊपर, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल M5 की भी दिखाता हूं, उसके अंदर भी हम बात करके देख लेते हैं। जैसे M5 में अब हम इस सेटअप में आ गए हैं, ये देखें, ये साफ यहाँ पे जाहिर है मार्केट नीचे आई थी, मार्केट ने ये लो बनाया था, पर ये क्या हुआ, ये हो गई स्टॉप हंटिंग। स्टॉप हंटिंग और मार्केट ऊपर गई, और फिर आप नोट करें नीचे जो आई, ये जो पार्ट है ये नजर तो नहीं आ रहा ना, लेकिन अब ये ढूंढना आपका इन्वर्टेड, ये जो रिट्रेसमेंट है ये ढूंढना आपका काम है। ये आपको सिग्नल देता है अब मार्केट ऊपर जाएगी। अब नीचे जब ये काम होता है तो TDI कहां पे होगा, ओवरसोल्ड जोन में 32 के ऊपर, ठीक है, वो भी सिग्नल दे देता है। इस तरह ये कुछ प्रोबेबिलिटीज जब ज्यादा मिक्सअप हो जाती है आपस में, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है और ट्रेड सक्सेसफुल जाती है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं लेता हूं तो तकरीबन जनाब ये आ जाती है कोई 26 पे, 26 पिप्स का M5 के ऊपर बेहतरीन सेटअप, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपने टॉप टू बॉटम गेम को समझा, तो आपको मैंने सारे रूल्स दे दिए हैं। अब वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद आप इसको आराम से दोबारा देख लीजिएगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मैं अपना सेशन क्लोज करता हूँ, इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।